देखिए ऐसा नहीं है कि ठीक है हम किसी पार्टी से भले ही एसोसिएट होके काम नहीं किए हो, पर इंडिपेंडेंटली बहुत अलग अलग तरीके से समाज के लिए हम लोग काम करते थे। तो हम तो हमेशा यही कहते कि नहीं, मेरे जो भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने लिए फैसला लेंगे, ये जो सिक्योरिटी है ना अपनी बच्चियों के लिए, वो सिक्योरिटी नीतीश कुमार जी ने दी है। एक समय था जब बिहार में प्रशासन ही नहीं था, प्रशासन लोगों के पॉकेट में था और वो उसको कंट्रोल करते थे। एक पूरा कॉकस ऑपरेट करता था, क्रिमिनल कॉकस कहते थे उसको, और उनको किसी चीज का खौफ ही नहीं था। पर आज ये सब नहीं है बिहार में। मोदी जी चेंज मेकर है, मोदी जी ट्रू लीडर है। अगर कोई देश में तीसरी बार प्री पोल अलायंस में सरकार बना पाई है तो वो मोदी जी है। वो उनका एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि वो देश की नब्ज को पकड़े। 20 वर्ष या फिर 25 वर्ष ये एक उम्र होता है, नॉर्मल इंसान तैयारी करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और फिर चाहता है कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसके बाद हम एक अपना परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन उसी कुछ यूथ ऐसे होते हैं जो भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, आज हम भीड़ का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हमें पूरे मतलब वैश्विक पटल पे, भारतीय पटल पे लोग जाने पहचाने कि आखिर हम हैं कौन। आज की गेस्ट भी हमारी वैसी ही हैं, शांभवी चौधरी जी हैं, जो कि समस्तीपुर लोकसभा से अभी नवनिर्वाचित सांसद हैं और अभी अभी जीती हैं चुनाव और अब संसद भवन में जाके अभी मेज पे ये करती हैं। कैसा लगता है आपको? नहीं, बहुत खुशी होती है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है जब आपको जनता चुन करके अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए देश के, हम लोग कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है ये, और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जा करके अपने जनता का, अपने लोगों का, अपने क्षेत्र का, समस्तीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। तो बहुत खुशी की बात है, पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और जब सदन में बोलते हैं तब पता चलता है कि इन युवा कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद, हमेशा यही कहते हैं कि जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ चलता है कि कभी मन घबराता नहीं है। हमेशा लगता है कि नहीं, अपना बेस्ट देना है, अपने लोगों के लिए अच्छा करना है और अपने लोगों के लिए उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना है। कभी आपने सोचा था कि एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना जल्दी आपने ये सोचा होगा कि भाई यूथ पार्लियामेंट जब बोल रहे हैं तो फिर जाके वहाँ भी तो बोलेंगे ही ना, लेकिन अब इतना जल्दी 25-26 साल की उम्र में पहुंच जाएंगे, ये कभी सोची थी आप? नहीं, कभी नहीं। हम शुरू से बचपन से राजनीति करना चाहते थे, क्योंकि अपने पिताजी को, अपने दादाजी को हमने राजनीति करते हुए देखा है, किस तरह से वो अपने लोगों के बीच में रहते थे, क्षेत्र के लोगों की सेवा करते थे। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आपके पास वो पावर होता है कि आप चेंज कर सकते हैं। आप, जो हम लोग कहते हैं ना कि हम सोसाइटी, समाज को हम बदलना चाहते हैं, समाज में जो सोशल अट्रॉसिटी है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, हम समाज को मतलब सामने से एक सही दिशा में समाज चले, उसके लिए हम अपनी आवाज़, जो गलत हो रहा है अगर लोगों के साथ, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में जब आप राजनीति में होते तो आपको वो ताकत मिलती है, वो अंदर से एक बूस्ट मिलता है कि हाँ, आप यहाँ से अपनी जनता को आप साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो बचपन से राजनीति करना था, पर हाँ, इतने जल्दी हम धन्यवाद करेंगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े भाई श्री चिराग पासवान जी का, हमारे भैया का, कि उन्होंने हम पे इतनी कम उम्र में, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतनी कम उम्र में लोगों पे भरोसा जताते हैं और उनको आगे लेके अपने साथ, मतलब अगर वो आज अभी इस लेवल पे आए हैं और वो यहाँ पे ग्रो करे तो वो हम लोग को साथ लेके चल रहे हैं। और अब मतलब वो चाह रहे हैं कि वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े और हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़े। अच्छा, बचपन में या फिर एज एन आप कहें, जब टीवी देखते होंगे, जब ऐसा कोई पॉलिटिशियन जिसको आप एडमायर बहुत करती होंगी, चिराग भैया को छोड़ के बात करिएगा। हम हमेशा 2 ही लोग का नाम लेते हैं, अपने पिताजी का और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, क्योंकि इन दोनों बचपन से देख रही हैं चिराग पासवान जी को? हाँ, मतलब अडोलेसेंट एज से तो देख ही रहे हैं। हाँ। 10 साल से तो वो राजनीति कर रहे हैं और हम भी तो भाई 15 ही साल के थे, उसके पहले क्या बच्चे को होश होता है। तो तब से तो देख ही रहे हैं। और ये दोनों लोग को हम इसीलिए नहीं एडमायर करते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इतने लंबे समय से अपने आप को सस्टेन किए। हम इन लोग को इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि एक टाइम था जब
कुछ भी नहीं था और वहां से वो लोग वापस अपने आप को पिकअप किए। ये राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात करें तो उनकी पार्टी टूट गई थी, उनके सभी सांसद चले गए थे, वहां से वो पार्टी को रीबिल्ड किए, अपने सारे सीटों को वो वापस लेकर के आए, मिनिस्ट्री भी उनको वापस मिली। तो ये होता है एक रीबिल्डिंग योरसेल्फ। और अगर हम अपने पिताजी का भी बात करें तो उनका भी एक डाउनफॉल हुआ था। एक समय था, बीच का 10 साल था जब कुछ भी नहीं था, तब वो पॉलिटिकली स्ट्रगल करते थे और वो स्ट्रगल को हम सामने से देखें। और हमको यही लगता है कि राजनीति में सबसे बड़ा लेसन यही होता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता, इसीलिए हमेशा हम्बल और हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। और ये ह्यूमिलिटी और धरती से जुड़े रहना, जनता से जुड़े रहना, आपको हमेशा एक जब आप बाकी नेताओं को देखेंगे तो आपको हमेशा वो दिखेगा कि बहुत अच्छा पार्ट है, पर ये लोग से हमको राजनीति का जो डिफिकल्ट पार्ट है वो सीखने को मिला, इसीलिए हम हमेशा इन लोग दोनों को तो पिताजी का जब डाउनफॉल चल रहा था एज एन पॉलिटिशियन, तो फिर एज एन आपको कभी आके वो बोले कि बेटा जीवन में सब कुछ करना, राजनीति मत करना, पॉलिटिशियन मत बनना? मेरे फैमिली में हम कहते हैं कि हम एक ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ जहाँ पे बेटियों को बेटे से कभी भी कम नहीं समझा गया। और मेरे पेरेंट्स, मम्मी और पापा, हमको कभी नहीं बोले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे को बस यही बोले कि हमेशा सच के साथ खड़े रहना है और किसी भी चीज से डरना नहीं है। क्योंकि तुम लड़की हो तो हो सकता है समाज में थोड़ा दिक्कत हो, पर निडर रहना है और अपने हक के लिए हमेशा लड़ना है। तो कभी भी हमको ये नहीं बोला कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, इसको ऐसे नहीं करना है। पर हाँ, जब हम स्कूल और कॉलेज में थे तब मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि अभी पढ़ाई पे फोकस वेल एजुकेशन इज द की। मेरे दादाजी भी एजुकेशन को बहुत प्राथमिकता देते थे, शिक्षा को हमेशा चाहते थे। उनको हमेशा ऐसे लगता था कि शिक्षित लोग ही हैं जो आगे चल के समाज को सही दिशा में लेके बढ़ने का काम कर सकते हैं। शिक्षित रहना चाहिए, तभी समाज में परिवर्तन तभी हो पाएगा। इसीलिए शिक्षा हमारे मतलब हम लोग के फैमिली में बहुत एक एजुकेशन कंप्लीट करना, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करना, एजुकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार ही सब कुछ है। तो कुछ ऐसे छात्र छात्रा होते हैं जो कि बैठ के पढ़ने मन नहीं लगता हूँ। हम भी वैसे ही थे, घूम फिर के पढ़ती थी। हम कभी ऐसे बच्चे नहीं थे कि बैठे और 5 घंटे तक हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और ज्यादातर मेरे को बचपन में भी डांट इसीलिए पड़ता था क्योंकि एक होता है ना, बच्चे शांति से बैठ के 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं। हम वैसे नहीं, बहुत खुराफाती थे हम। परसेंटेज का कुछ बर्डन घर से कि नहीं भाई इतना परसेंटेज लेकर आना, 90, 80, 85? नहीं, ऐसा नहीं था, पर हाँ परफॉर्म करना था। क्योंकि मेरे देखिए, हम को ये लगता है कि हर माता पिता जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे में उसका पोटेंशियल देखते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चा उस पोटेंशियल तक काम करे। ये बच्चे को उस टाइम पे नहीं पता होता। जैसे हम स्कूल में थे तो उस टाइम पे हमको लगता था कि यार इतना भी है तो ठीक है, पर मेरे पेरेंट्स को पता था कि नहीं, तुम इससे बेटर परफॉर्म कर सकती हो, तो तुमको करना है। तो इसीलिए वो लोग हमको हमेशा कहते थे कि नहीं, यू हैव टू पुश योरसेल्फ, तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट। और फिर वो हम हमेशा कहते कि जो मेरे स्कूल में जो हमको परसेंटेज आया था जिससे हम लेडी श्रीराम तक पहुंच पाए, वो भी मेरी माँ का ही देन था। वो बेचारी बहुत मेहनत की थी मेरे पे। वो हमको बोलती थी कि तुम कर सकती हो, तुम करोगी। साथ में बैठ के पढ़ाना, साथ में हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करते थे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते थे। तो वो पूरे दिन मेरे साथ लगी रहती थी। और हमको लगता है माता पिता के आशीर्वाद से ही बच्चा आगे बढ़ता है। पॉलिटिशियन बनना है, एक राजनेता बनना है, कब दिमाग में आया? बोला तो बचपन से और कुछ आता ही नहीं था हम लोग को। और क्या हम कुछ देखे, मतलब तो फिर यूपीएससी का तैयारी करने क्यों पहुंच गए दिल्ली? देखिए, हम लोग बिहार के बच्चे हैं और बिहारी लोग के ना डीएनए में ये हम ऐसे लगता है कि जब तक एक बार तो यूपीएससी देना ही है। मतलब अच्छा। ये एक हम लोग में इनबिल्ट होता है। ऐसा आपको नहीं लगता? आप भी तो बिहार से ही हैं, आप ही बताइए। नहीं, मेरे को ऐसा एज इन मैं मास कम्युनिकेशन जब कर रहा था तो मेरे को भी लगा हो चाहे ना हो एक बार बैठना है। हाँ, तो वही मेरे साथ भी था हो। और ये फिर एक प्रेशर भी बन जाता ना कि अरे एलएसआर में पढ़ी हो, अच्छी हो पढ़ने में, इतना तुमको परसेंटेज आए, तुम एक बार यूपीएससी ट्राई करो। इतना मतलब अगर 95 लाके भी यूपीएससी के लिए नहीं बैठी तो क्या फायदा? तो हमको लगा हाँ नहीं, बैठना चाहिए यूपीएससी के लिए, इसलिए हम यूपीएससी के लिए बैठे। बट मेरे को शुरू से पता था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम आएंगे। अच्छा, लेकिन एक प्रश्न और भी जो लोग हैं वो पूछते हैं कि शांभवी चौधरी को जब पॉलिटिशियन बनना ही था तो एज इन पहले कार्यकर्ता बन के काम क्यों नहीं की? डायरेक्ट टिकट मिल गया उनको तो?
देखिए ऐसा नहीं है कि ठीक है हम किसी पार्टी से भले ही एसोसिएट होके काम नहीं किए नहीं हो, की, हाँ। पर इंडिपेंडेंटली बहुत अलग अलग तरीके से समाज के लिए हम लोग काम करते थे। मेरे दादाजी के नाम पे फाउंडेशन है, महावीर चौधरी फाउंडेशन, उसके माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र में हमेशा काम करते थे। जब हम कॉलेज में भी थे तब भी हम लोग अलग अलग NGOs के माध्यम से हमेशा, आप देखेंगे अगर आप एक एसिड अटैक विक्टिम भी थी, उनके लिए भी हम लोग तब हम स्कूल में ही थे, एसिड अटैक विक्टिम थी, उनके लिए भी हमको याद है श्री कृष्णपुरी में एक चिल्ड्रंस पार्क है, उसके खिलाफ पूरा कैंडल मार्च अपने स्कूल का हम निकाले बोरिंग थे। रोड श्री कृष्णपुरी, हाँ, बोरिंग रोड श्री कृष्णपुरी वाला चिल्ड्रंस पार्क जो है वहाँ पे हम लोग पूरा एक कैंडल मार्च उनके लिए निकाले थे। फिर जब निर्भया केस हुआ था तब भी पूरे स्कूल को यूनाइट करके उसके खिलाफ आवाज उठाना। कॉलेज में भी लगातार स्टूडेंट्स के साथ मिलके यूथ पार्लियामेंट्स करना, मॉक यूएंस करना, लोगों को मोबिलाइज करना, अगर कोई सेंसिटिव इशू है उसके खिलाफ अपना आवाज उठाना, संगठन। ये तो एक सामाजिक तौर पे आपने बहुत काम करा, ठीक है, लेकिन एज एन राजनीतिक तौर पर आपने काम क्या करा? क्योंकि एक मान लीजिए कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो, लोजपा का कोई कार्यकर्ता हो, सालों साल मतलब वो पार्टी का झंडा धो रहा है, ठीक है, उस आदमी को टिकट नहीं मिलता है, ठीक है, शांभवी चौधरी को डायरेक्ट टिकट मिल जाता है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो क्योंकि देखिए ये ह्यूमन ब्रेन है, सोचता तो जरूर होगा, क्या कहिएगा उनके लिए? नहीं, बिल्कुल सोचते होंगे लोग, क्यों नहीं सोचते, और सोचने का हक भी है उनको, अगर उनको ऐसा लग रहा है। किसी को भी हक है कैसा भी वो फील करें। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं को ओवरलुक कर दिया जाता है, बहुत सारे जगहों पे कार्यकर्ताओं को भी आगे किया जाता है। पर जैसे हमारे पिताजी भी राजनीति में थे और उनके साथ भी किसी पार्टी को हम कभी नहीं ज्वाइन किए, किसी पार्टी से एसोसिएट होके काम नहीं किए, लेकिन राजनीतिक जो काम एवरीडे का होता था, या फिर राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, या फिर राजनीतिक चर्चाएं होते थे, उसमें हम लगातार भाग लेते रहते थे, उसमें लगातार मेरा प्रेजेंस होते रहता था। अब जहाँ तक रही बात कि टिकट हमको मिल गया, तो ये तो हमको लगता है कि ये संगठन में जो ऊपर के लोग हैं वो बेटर इसको आंसर कर पाएंगे। हमने अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया, हमने दिखाया हम ये सारा काम किए हैं, हमने अपनी पढ़ाई पूरी की, हम ये कर सकते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि वो युवाओं को आगे लेके जाना चाहते हैं। उनका एक नया MY समीकरण है महिला का और युवा का। उनका वो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को और युवाओं को, एक बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो युवाओं की बात करते हैं, पर आप खुद ही बताइए कि इतने कितने ऐसे पार्टीज हैं जो सही में युवाओं को आगे कर रहे हैं। हाँ, सब युवा जो अभी बहुत हमारे राजेश वर्मा जी भी हैं, तो हमेशा युवाओं को और महिलाओं को एक आगे करने का वो बात करते हैं, और उनको हमको लगता है वो बिल्कुल प्रभावित हुए होंगे कैपेबिलिटी से, या उनको लगा होगा कि नहीं ये आगे चल करके सही में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो आप गई थी टिकट मांगने या फिर चिराग पासवान जी को टिकट दिए थे? नहीं, हम गए थे मांगने। हम क्यों झूठ बोले, हम गए थे मांगने। अच्छा, क्या बातचीत हुई थी? क्या आपने कहा उनको, मतलब कि टिकट चाहिए, क्या कुछ तो हुआ होगा ना बातचीत? अब ये सब इतना बट हमारे जो पति हैं सायन कुणाल जी, उनके वो चिराग भैया को अभी से नहीं, पिछले कई वर्षों से वो उनसे बातचीत करते रहते थे लगातार। जब हम दिल्ली में कॉलेज का पढ़ाई, हम लोग दोनों, वो भी दिल्ली में एमिटी में लॉ कर रहे थे, तो तब भी वो लगातार उनसे मिलते जुलते रहते थे। और हमारी एक कभी हम लोग राजनीति का उस तौर पे बात नहीं की, पारिवारिक रिश्ते जैसा था, हम लोग बातचीत करते रहते थे, मिलते जुलते रहते थे। जब चुनाव की घोषणा हुई तब हमने उनको कहा कि हाँ, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर आपको सही लगे तो आप हमें टिकट दीजिए, हम आगे चल के, आप टिकट पे जीतने का काम है वो मेरा, वो हम जरूर करेंगे। एक मिथ रहता है, और वो मिथ एज एन नॉर्मल, आज आप माननीय हो गई हैं, लेकिन जब पटना की सड़कों पे घूमती होंगी तो लोगों से जरूर सुनती होंगी कि भाई ये मिथ जरूर है, जो मैं बात अभी आगे बोलने चाह रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि पार्टी का टिकट मिलता है, लेकिन पैसों का लेन देन भी होता है खूब। बोलने वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आपके पार्टी के भी लोग काफी इस्तीफा दिए थे जब पार्टी का ये जब टिकट का डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद से आपको भी पता है कि भाई पैसा लेके टिकट दिया गया। खगड़िया सीट की भी बात की गई थी, क्या कहिएगा इस पे? इस पे बोलना क्या है, ये लोग जो जिनको जो बोलना है वो बोल ही सकते हैं। आप बताइए, किसी आप बोलने वाले लोगों को कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना। अब इसमें हम क्या अपना स्पष्टीकरण दें? लोगों का काम इसको हमको लगता है कि ये बेफिजूल बेतुकी बातें होती हैं, और इन पे ज्यादा इसमें स्पष्टीकरण देने का जरूरत भी नहीं है। मतलब पैसे से टिकट नहीं जिसको टिकट मिला ठीक है, जिसको नहीं मिला वो गुस्सा के कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या बोलना, कुछ भी बोल सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या बोलती?
हम क्यों कुछ बोलते हैं? आपने तो वैसे आपने तो नहीं बताया भी नहीं था लोगों को कि आपको टिकट मिलने वाला है या हाँ, फिर हम आप कभी नहीं चुनाव बताए थे लड़ना क्योंकि चाहती हम हैं। खुद भी हम नहीं बताए थे क्योंकि हमको खुद भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि सही में चिराग भैया हम पे भरोसा करके हमको टिकट देंगे। ये चीज हमको भी यकीन पूरा मतलब हम फुल भरोसा करके हम इस चीज को नहीं बोल सकते थे, तो हमने कभी किसी से ये बात शेयर भी नहीं की। पर जहां तक रही बात की उन्होंने हम पे विश्वास जता के हमको टिकट दिया, तो हमने उनकी उम्मीदों पे हमको लगता है हम खड़ा उतरे, हम टिकट जीते, समस्तीपुर चुनाव जीत के हम उनको ला के वो सीट दिए। तो ये चीज़ तो है। पर अब जिसको नहीं मिला उसके लिए वो किसी भी रीज़न से इस्तीफा दे सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। आज तो हम लोग डिजिटल दुनिया में, आप अभी ये जब भी इसका रील आप पोस्ट करें या वीडियो पोस्ट करें, आप देखिएगा कमेंट में भी लोग कुछ भी बोल देंगे, उसमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं उसका। कोई और होता तो मैं कहता कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, पार्टी में पैसे दिए जाते, पार्टी फंड में पैसे दिए जाते, लेकिन आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सच भी कह रही है क्योंकि आपका वो इमोशनल वाला वीडियो देखा था जो आप पिताजी से जाके लिपटी थी, पिताजी आपको लाड दुलार दे रहे हैं, वो मैं देखा था। तब मेरे को वहां जाके लगा था कि नहीं ये चीज जेन्युइन है, ये चीज सही हुआ है। क्योंकि अगर कोई पैसा देके टिकट लेगा तो इतना इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। पैसा देके टिकट लेने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ही मतलब होता है ना, मानती है ना? नहीं होता है, हमको तो नहीं लगता, हमने कभी नहीं सुना है और ना हम किसी को कभी देखे हैं। लोग अपना चुनाव लड़ते हैं, लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन ये पैसा देके टिकट लेने का ये जो नोशन है ये बहुत रिसेंटली डेवलप कर गया है, पता नहीं क्यों। अच्छा। और ये लोगों को लगता है कि टिकट खरीदा जाता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी नेता किसी को भी टिकट क्यों देगा अगर उसको पता है कि वो जो भी व्यक्ति हैं वो जीत नहीं सकते चुनाव। तो ऐसा नहीं होता है कि आप हम ना कभी हम सुने हैं ना हम कभी देखे हैं। मैं तो बहुत सुना हूँ, बहुत बात चलता है कि भाई पैसा खूब मांगा गया था, एक सीट के लिए इतने करोड़ बाप रे इतना करोड़ मांगा गया था, लेकिन जब नहीं हो पाया तो फिर दूसरा, मैं भी दानापुर से हूँ, ठीक है, तो वहां भी बहुत सारा विधानसभा 2020 में चुनाव था, तो बहुत कुछ सुनने को मिला, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ऐसा सुनने को मिला मेरे को कि भाई ये पार्टी डील हो रहा है। वो लोग बात बहुत करते हैं, लोग सब कुछ करते हैं, पर हम लोग इस फील्ड में हैं और इसको हम मतलब पूरी तरीके से ये निंदनीय है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सब लोग राजनीति खबरें भी तो फैलती है ना इन चीजों के, भ्रमित लोगों को भ्रमित करने का। जिनको नहीं मिलता टिकट वो कहता है अरे टिकट खरीद लिया, तो उसका क्या कर सकते हैं आप? जिसको मिला ठीक है, जिसको नहीं मिला अरे टिकट खरीद लिए। तो कोई मजबूत परिवार से आएगा तो कह देंगे अरे टिकट खरीद लिए। कोई जैसे आपको बोला लोगों ने, हाँ, तो बोलने के लिए लोग कुछ, वही तो कह रहे कि बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत तरह की बातें करते हैं, क्या करिएगा। बहुत सारे और भी बहुत सारा चीज है, कैमरा बंद होगा तो हम आपको बताएंगे क्या और क्या लोग बोल रहे थे। बताइए कि आखिर ऐसा कौन सा बात है जो कि शाम्भवी कैमरे के बाद बताना चाहती है, कौन सा ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा बहुत तरह की चीजें बोली गई थी। पर चलिए अब क्या कर सकते हैं इसका, बोलने वाले लोग बोलते ही। चिराग पासवान जी के बारे में क्या सोचती हैं? क्या लगता है कि बिहार के फ्यूचर हैं वो? बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। कोई भी जब किसी भी आप पार्टी को ज्वाइन करते हैं या आप किसी भी पार्टी के लिए आप काम करते हैं, आप चाहते हैं कि जो पार्टी के नेता हैं, और सिर्फ नेता ही नहीं, हम हमेशा उनको अपना भाई कहते हैं, चिराग भैया बोलते हैं। अगर दूसरी पार्टी में आप चली गई तो क्यों हम जाएंगे? इसी में रहिएगा आप कंफर्म। ये आप पूरा ये अजम्पशन पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे भैया हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमने पहले भी इंटरव्यू में कहा और अभी भी कह रहे हैं कि हम यही चाहेंगे कि हम कोई भी पार्टी का जो होता है वो चाहता है कि अपना नेता हमेशा आगे हो, अपना पार्टी ग्रो करे, अपने नेता को वो सर्वोच्च स्थान पर देखना चाहते हैं। तो हम तो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, मेरे जो भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने लिए फैसला लेंगे कि ऐसे करना है या वैसे करना है, हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। वैसे भी मैथ्स में भी लेट बी एक्स मान की चीजें होती हैं, तो इसलिए मैं भी आपसे पूछ लिया, क्योंकि पिताजी आपके पहले कांग्रेस में थे, फिर अब जदयू में आ गए, और नीतीश कुमार जी से काफी करीबी अब रिश्ता जो है वो आपके परिवार का है। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोचती हैं? एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं बिहार के लिए? बिल्कुल, और हमारे पिताजी कांग्रेस से जब जेडीयू में आए तो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे आपके पिताजी? हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। पर जब हमें ये लगा कि नहीं, कांग्रेस अब बिहार प्रदेश के हित की बात नहीं कर रहे हैं, और आप पिछले
10 साल में आप देख भी लीजिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है बिहार के लिए। कांग्रेस ने कब बिहार के मुद्दों पे रहेगी तब तो काम करेंगे। नहीं, आप मुद्दे का चर्चा ही बताइए कि कब ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुद्दों पे चर्चा की हो, बिहार के मुद्दों पे कब उन्होंने, अरे अभी आप बाकी सारा छोड़ दीजिए, सबसे रिसेंट जब हमारा बजट आया था तो विपक्ष के लोग बार बार उनको यही घेर रहे थे कि सब कुछ बिहार को ही मिल गया है, सब कुछ बिहार को ही मिल गया है, विशेष पैकेज बिहार को मिल गया है और गठबंधन बचाने के लिए उनको मिला है। तब कांग्रेस के जो बिहार के लोग नेता थे वो चुप क्यों बैठे थे? तब उन्होंने क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाई? उनको उठाना चाहिए था, बिल्कुल उठाना चाहिए था। यही अगर तो बंगाल के लिए है ना, हाँ, तो आप पार्टी एल्गोरिदम में आपका प्रदेश तो नहीं सफर कर सकता है ना। पिताजी ने इसलिए छोड़ दिया। जब हम, ये एक चीज था कि जब उन्हें लगा कि नहीं, अब कांग्रेस कभी भी बिहार प्रदेश के हित की बात नहीं कर रहे हैं, वो लगातार बिहार को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और एक प्रॉब्लम है, जब लोकसभा का चुनाव भी हो रहा था तब भी राहुल गांधी नहीं आए थे बिहार। अच्छा, तो बिहार उनकी प्राथमिकता है ही नहीं। तो ऐसे पार्टी के साथ काम करने का क्या फायदा जब आपका प्रदेश आपका प्रायोरिटी ही नहीं है। हाँ। तो इधर से वो जेडीयू में, और जहां तक रही बात नीतीश कुमार जी की, तो हमको हमेशा हम बहुत मजबूती से ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया है, कोई भी और नेता ये काम नहीं कर सकता था। जो 10 साल में उन्होंने बिहार का काया पलट दिया है। महिलाओं, जो आधी आबादी वो कहते हैं, सही में अगर आज महिला जो बिहार को पूरा आज जो 3-4 साल बाद बिहार में जाते हैं, वो कहते हैं कि हम बिहार को पहचान ही नहीं पाते। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सोशल कैपिटल हो, फ्लाईओवर्स के अलावा सोशल कैपिटल हो, महिलाओं को अधिकार, जीविका दीदी के उनकी ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो यूनाइटेड नेशंस जैसे संस्थान उसकी प्रशंसा करते हुए। जीविका दीदी तो अब प्रदर्शन कर रही हैं, विधानसभा मार्च कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। इनिशियली वो सेटअप जीविका दीदी का जो था, इन्होंने किया। हाँ। अब उनकी ऐसा थोड़ी होता है, वो तो मांग तो हर समय आपका बढ़ सकता है। आप अगर आप कुछ भी नया शुरू करेंगे, ऐसा हो सकता है कि वो ग्रुप को आगे चल के कोई और डिमांड, और उनको पूरा हक है प्रदर्शन करने का, क्यों नहीं करे? अगर उनको चाहिए कि नहीं हमें ये चीज थोड़ा ज्यादा चाहिए, जीविका दीदी नहीं, हम किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे आशा वर्कर्स हो गए, कोई भी हो, अगर वहां पे उनको अब लगता है कि नहीं 4-5 साल हो गए, हमें हमारा ये डिमांड है जिसको फुलफिल करना चाहिए, उसका प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। पर उसको संगठित करना, वैसी सोच रखना, उसको तैयार करना, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना। कई ऐसी योजना, साइकिल योजना जो थी WHO से वो अप्रिशिएटेड था। तो ये सारी चीजें, वो एक कहते हैं ना कि मैन विद अ ज़ील एंड द करेज, कोई वैसा ही कर सकता है। तो बिल्कुल तो नीतीश कुमार जी कुछ वैसे ही हैं। बिल्कुल, उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है, उसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। उन्होंने बिहार को बदला है। हमने बिहार को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है। आपने देखा है बदलते हुए, लेकिन हमने सुना है। उम्र का फासला हो सकता है, लेकिन जब घर पे मैं रहता था तो बाबा बताया करते थे, दादाजी, कि एक समय हुआ करता था कि आदमी 5 बजे के बाद नहीं निकल सकता था। हाँ। मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये वक्त था, लोग कहते थे ये बात, और मैंने सुना है ये बात, मेरे घर के लोगों ने कहा है। लेकिन आज मैं देखता हूँ, बिहार का ही हूँ, रात में भी 10 बजे 11 बजे महिलाएं आती हैं, जाती हैं, कोई इशू नहीं होता है। अरे वो जो अपना मरीन ड्राइव बना है, हाँ, हम हमेशा ये एक स्टोरी कोट करते। एक बार हम लोग रात में कहीं से वापस आ रहे थे और हम देखे कि 3-4 वेरी यंग गर्ल्स, मतलब महिला भी नहीं, मतलब यंग ही थी वो लोग, हमको लगता है कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे वो लोग, और वो लोग 3-4 ग्रुप बना करके ऐसे, वो जो रेलिंग होता है ना, उस पे बैठ के वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे। रात का 10 बज रहा था। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी है ना अपनी बच्चियों के लिए, वो सिक्योरिटी नीतीश कुमार जी ने दी है बिहार। तेजस्वी कह रहे हैं कि अभी बिहार में अब जंगल राज फिर से आ रहा है, क्योंकि जंगल राज का टैग तो आप, मतलब जो पार्टी थी जदयू और भाजपा की, मतलब इन लोगों की, ये लोग एनडीए की, वो लोग तो कहते थे जंगल राज एक टैगलाइन हो गया था आरजेडी के लिए, उनकी सरकार के लिए। लेकिन अब फिर से जो चीजें वो बहुत बढ़ते जा रही हैं, आए दिन देखने को मिलता है कि जो महिला सिपाही हैं वो पीट जाती हैं, बालू खनन के जो लोग हैं नहीं, अभी हमको लगता है कि बिहार में संगठित अपराध जो है वो बहुत कम हो गया है। थोड़े बहुत क्राइम्स जो हो रहे हैं उसके खिलाफ प्रशासन बहुत मजबूती से एक्शन लेती है। एक टाइम था जब प्रशासन काम ही नहीं करती थी, प्रशासन था ही नहीं बिहार में। आज प्रशासन है, लोग प्रशासन से डरते हैं। अगर कहीं क्राइम होता है तो उस पे एक्शन होता है। अगर कहीं भी किसी महिला के खिलाफ कोई क्राइम हुआ है, या
अगर आप कह रहे हैं कि महिला सिपाही को पीट दिया गया है, ये वाला क्राइम अगर हुआ है, अगर कोई भी क्राइम होता है तो लोग में प्रशासन का खौफ है। एक समय था जब बिहार में प्रशासन ही नहीं था, प्रशासन लोगों के पॉकेट में था और वो उसको कंट्रोल करते थे। तो ये बिहार का दौर था, उससे हम लोग यहाँ तक आए। जो क्राइम्स होते हैं वो क्राइम का रेट कितना कम हो गया आप ये देखिए। जो संगठित उस समय दिन दहाड़े हत्या होती थी, क्राइम्स होते थे, किडनैपिंग्स होती थी, एक पूरा कॉकस ऑपरेट करता था, क्रिमिनल कॉकस कहते थे उसको, और उनको किसी चीज का खौफ ही नहीं था। पर आज ये सब नहीं है बिहार में। तो क्यों, मतलब आप बताना चाहेंगे कि ऐसे कौन लोग थे जिनके चलते ये सारी चीजें? अरे नहीं ये हमको लगता है कि ये इस इंटरव्यू का माध्यम नहीं है। नहीं तो मतलब नहीं मतलब एक होगा ना, कौन सी सरकार जो अभी विपक्ष में है वही सरकार नाम विपक्ष में तो विपक्ष की सरकार तो है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां ना, विपक्ष की सरकार, महागठबंधन सरकार, विपक्ष की सरकार तो नहीं, एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम तो लेना पड़ेगा जिसे लगता कि नहीं भाई इन्होंने राज करा तो बहुत दुर्गति करा बिहार का। देखिए हम लोग ये सब चीज से, ये जो आरोप लगाना और खाली आरोप प्रत्यारोप से निकल चुके हैं, ये सब नहीं करना। हम लोग हम हमेशा कहते हैं हम लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, और हम लोग देश के हित की बात करने के लिए आए, ना कि किसी को कोसने, और ना ही फिर हम कुछ बोलेंगे फिर उधर से वो रिटेलिएट करेंगे, फिर इधर से ये करने हम राजनीति में नहीं आए। लाइमलाइट का तरीका है ना, नहीं नेताओं के लाइमलाइट का नहीं। हम जवाबदेही मेरा समस्तीपुर की जनता के प्रति है, और समस्तीपुर लोकसभा के प्रति है। जनता के हित की बात करें तो ही सही रहेगा। ये आरोप प्रति आरोप से हमको अच्छा, इससे मतलब कोसों दूर रहना है, काम करना है। समस्तीपुर का सबसे प्रमुख क्या समस्या क्या लगता है, और वहाँ के लोग सबसे ज्यादा क्या शिकायत लेकर आपके पास पहुँचते हैं? शिकायत तो सबसे ज्यादा एब्सेंस ऑफ जनप्रतिनिधि था। लोग कहते थे जनप्रतिनिधि उनके गायब ही रहते हैं, ये सबसे बड़ा कंप्लेन था वहाँ का। और हम कमेंट हो गया फिर? हाँ, कमेंट हो गया फिर ये किन्हीं पे? हाँ, उन्हीं पे है, सही है, उन्हीं पे हम कमेंट कर भी रहे कि एब्सेंट रहते थे, वो दिखते नहीं थे अपने क्षेत्र में। और अगर आप, ये चीज है कि आपको अपने जनता के बीच में रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो आप उनकी समस्या सुनेंगे कैसे, आपको समझ में कैसे आएगा कि वो क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी जरूरतें हैं, ये आप कैसे समझेंगे? तो सबसे बड़ा कंप्लेन तो यही रहता था। पर हाँ, अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो हमको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज समस्तीपुर कहीं ना कहीं पीछे रह गया। बहुत सारी ऐसे बस्तियां हैं, बहुत सारी ऐसे जगह है, अगर आप उसको कंपेयर्ड टू अदर बिग प्लेसेस, जैसे अगर आप उसको बेगूसराय से कंपेयर करें, मुजफ्फरपुर से, पटना से, दरभंगा से, तो समस्तीपुर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो उस तरह का नहीं हो पाया है। इसीलिए उस पर मेरा प्राइम फोकस है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ फ्लाईओवर और सड़क की हम बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स, क्योंकि जब आप उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तब जा करके कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी आपका ओवरऑल ग्रोथ होगा। अब वहाँ पे पहुँचने का सड़क नहीं है, यहाँ पे अगर सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहाँ की बच्चियों को नहीं दे रहे हैं तो लोग अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजेंगे कैसे? अगर आप उनको एक सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हो तो लोग अपने अगर आप प्राइवेट स्कूल्स भी ले आए तो भी वो अपने बच्चों को वहां पे भेजेंगे कैसे पढ़ने के लिए? या फिर आप अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हॉस्पिटल इतना दूर है, एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं पाता है कभी कभी हॉस्पिटल तक, तो ऐसे स्वास्थ्य का भी एक समस्या है। तो ये सारी चीजें अभी मेरी प्राथमिकता है। अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे स्कूल्स हों, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उसको हम लोग रीमॉडल करके उसके लिए हम लोग काम करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, लगातार उसको हम लोग विजिट करते रहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लगातार विजिट करते रहते हैं, लोगों के टच में रहते हैं कि अब इसको कैसे इमरजेंसी वार्ड क्रिएट करना है या फिर आईसीयू को बेटर करना है, बेटर इक्विपमेंट्स लाने हैं। ये सारी चीज़ों पे हम लोग काम करते रहते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और जो भी आवश्यकताएं हो, सबसे ज़्यादा तो अभी जो बहुत बड़ा बिहार का मुद्दा बना हुआ है वो रोज़गार है युवाओं के लिए। तो हम लोग भी लगातार प्रयास करते हैं कि अभी तो 6 महीने ही हुए हैं, पर 6 महीने में भी बहुत सारी कंपनीज से हम लोग टॉक्स इनिशिएट किए हैं समस्तीपुर में इन्वेस्टमेंट लाने का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रो कराने का। तो अगर ये सब एक कलेक्टिव एक कह सकते हैं कि कलेक्टिव एफर्ट सबका लगेगा। किस तरह की कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट? प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि सरकारी जॉब्स बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल, हाँ। तो आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही बढ़ाना पड़ेगा।
तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपको कंपनीज, लैंड एक्विजिशन बिहार में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लैंड एक्विजिशन के चक्कर में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट का है वो सफर करता है। पर ये सारी चीज़ों को अगर हम ऐसा मानते हैं कि अगर कंपनीज भी आए, हम लोग भी थोड़ा एफर्ट लें, कंपनी से इनिशिएट करें टॉक्स और लगातार प्रयास करें, तो फिर वो जाके, जैसे एथेनॉल पे सब्सिडी है अभी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, अब बिहार का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, जो पहले 6 घंटे लगते थे अब 2-2 3-3 घंटे में हो जाते हैं, लगभग ट्रैवल टाइम हाफ हो चुका है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, ट्रैवल टाइम हाफ हो गया। सो ऐसे में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी स्कोप बहुत बढ़ गया है। आपका जो प्रोड्यूस है, जैसे व्हाइट कॉर्न जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का होता है इन समस्तीपुर, तो अगर आप व्हाइट कॉर्न को एक्सपोर्ट करना शुरू करें, जो भी कंपनीज हैं जो उसको परचेज करें, सो ये एक रिसर्च है, बेसिक चीज है, ये बेसिक्स है, इस पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर इस डायरेक्शन में अभी हम लोग का फोकस है। एजुकेशन को लेके क्या करना है? एजुकेशन को लेकर के सब कुछ जड़ तो यही है ना। हाँ बिल्कुल। जो वहाँ पे स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको जो भी गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम जो अपने कैपेसिटी में उनको सपोर्ट देने के लिए कर सकते हैं, वो हम कभी करने से चूकते नहीं हैं। अगर उनको जो प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको भी अगर कोई सपोर्ट चाहिए, जहाँ तक रही बात गवर्नमेंट स्कूल्स की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो रेगुलर विजिट्स वहाँ पे हम लोग करते रहते हैं, वहाँ के टीचर्स से हम लोग टच में, अगर कहीं किसी स्कूल का कंप्लेन आता है कि क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे सफ़र कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट टीचर रेशियो हो, या फिर टीचर्स का एब्सेंस हो, या फिर कभी कभी ऐसे होते हैं ना, क्लासेस नहीं होते हैं किसी सब्जेक्ट के, ऐसे अगर कंप्लेंट्स आते हैं तो आप सोशल मीडिया मेरा चेक कर सकते हैं, उसमें लगातार हम लोग का विजिट्स रहता है। मिड डे मील जो होता है, मिड डे मील स्कीम का जो मील होता है, उसका भी हम लोग हमेशा लगातार न्यूट्रिशन लेवल, फूड टेस्ट लेवल, ये सब हम लोग चेक करते रहते हैं। ये सब वहाँ पे रह के ही आप कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे हम प्रेजेंट रहते हैं, वो सब करते रहते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रयास करेंगे कि कुशेश्वर स्थान में डिग्री कॉलेज का एक बहुत बड़ा मांग है, तो उसको पूरा करें। कहीं कहीं केंद्रीय विद्यालय जो है उसके मतलब स्कार्स्ड है, बहुत दूर दूर पड़ता है, वो मेन सिटी से, रोसड़ा से दूर पड़ता है, लिमिटेड है। और केंद्रीय विद्यालय का नंबर्स हम लोग बढ़ाने का कोशिश करें। नवोदय विद्यालय का नंबर सब कुछ शुरू तो हो जाएगा, शुरू हो जाएगा 5 साल में। जितना एवरी डे हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र के लिए करते रहें। ऐसा नहीं होता कि आज बोल दिया तो अब कल ही हो जाएगा, उसको आपको परस्यू करते रहना पड़ता है, उसके लिए आपको एफर्ट डालते रहना पड़ता है। वैसे भी रेस जीतने के लिए कछुआ माफिक धीरे धीरे चलेगा तभी पहुंच पाइएगा। बहुत ज्यादा स्पीड भी इंसान चलता है तो आगे आके थक जाता है। नहीं, मेरा बस यही प्राथमिकता है कि लोगों के बीच में रहें और उनकी जो भी शिकायतें हैं उसको दूर करें। और इसके अलावा भी जैसा हमने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट, ये चारों चीज़ पे अपना फोकस लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और एवरी डे बेसिस पे उसको फॉलो अप लेके परस्यू भी करते रहते हैं। एक समस्या और आता होगा कि मैडम जी देखिए ना, बेटी का तबीयत खराब है, बच्चों का तबीयत खराब है, एम्स में दिखाना है। हाँ, ये बहुत आता है, एम्स में दिखाना है, कैसे हो पाएगा पॉसिबल? तो जिनका लिंकअप होता है वो तो दिखा लेते हैं। नहीं, हम लोग एवरीडे बेसिस पे अपने क्षेत्र के लोगों को दिखवाते हैं, एवरीडे। इनफैक्ट हमारा एक कार्यालय भी समस्तीपुर में है। वो कार्यालय में अगर आपको मेरे तक आने का जरूरत भी नहीं है, आप अगर उस कार्यालय में गए, जैसे ये PMNRF है, और बहुत सारे लोगों को जो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं होते हैं, उनको आयुष्मान कार्ड तो आपका एक स्कीम है, जैसे PMNRF है, उसमें तो आपको राशि की जरूरत होती है। तो ऐसे में आप उसके लिए आपको मेरे दिल्ली तक आने का जरूरत नहीं है, ना ही पटना तक आने का आपको जरूरत है, वो समस्तीपुर में ही पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो वैसे भी तो आप रहेंगी भी तो समस्तीपुर में ही ना। हाँ, क्षेत्र तो मेरा तो हम देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अभी जैसे सेशन में हम लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते दिल्ली में रहते हैं, कमिटी का मीटिंग्स होता है, उसके लिए हम लोग दिल्ली आ जाते हैं। इसके अलावा पटना में भी कई कार्यक्रम लगे होते हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि हम क्षेत्र में नहीं हो और किसी को आवश्यकता हो, ऐसे के लिए कार्यालय है। और तो और सबसे जरूरी चीज ये कि अब हम लोग एक डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, और अभी भी हमारे कई सारे हमारे
क्षेत्र के लोग हैं जिनको शायद प्रिंटिंग नहीं आता है, कंप्यूटर प्रोसेस करने नहीं आता है, पोर्टल्स पे जा करके कैसे अप्लाई करें स्कीम्स के लिए, ये सब नहीं आता है। आयुष्मान कार्ड का ही आप बात कर लें, बिल्कुल, हाँ। आयुष्मान कार्ड के लिए आपको राशन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड पहले बनवाना है, राशन कार्ड पहले बनवाना है, राशन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है, हाँ। अगर कोई यहाँ पे, तो उस ये सारी छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो कार्यालय है। और वहां पे आप जाएं, आपको एम्स के लिए ऐसा नहीं है कि अरे हमें सांसद पे एकदम हाँ सांसद जी से बात ही करना है तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वहाँ पे वो कार्यालय अप्रोच करते हैं, और अगर एम्स दिखवाना है, एम्स पटना हो, एम्स दिल्ली हो, IJIMS हो, PMCH हो, कुछ भी ऐसा हो, तो वो आराम से प्रोसेस हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। किसी व्यक्ति को संपर्क करना हो, अगर शांभवी चौधरी से पर्टिकुलर बात करना हो, बहुत सारी बातें होती हैं जो लोग जो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन आपसे शेयर जरूर कर सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे आप तक? मेरा नंबर समस्तीपुर में सबके पास है, हमको नहीं लगता कि नंबर? हाँ उठ जाता है। मैं फोन किया था एक दिन, फोन नहीं उठा तो लेकिन आपको कॉल बैक गया होगा? नहीं, कॉल बैक भी नहीं गया था। ये कॉल बैक भी नहीं, झूठ नहीं है ये, झूठ नहीं। मैं आपका नंबर गूगल से निकाला, गूगल पे है प्रॉपर। हाँ, वही मेरे पास एक ही नंबर ही है, पर वो कोई व्यस्तता रही होगी, या फिर अभी सेशन जैसे चल रहा है तो इसमें कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि कॉल नहीं उठता है या कुछ, तो फिर आप हमको संपर्क कैसे किए? नहीं, संपर्क किए फिर सायन जी से। हाँ, तो देखिए हुआ ना संपर्क। वो तो मेरा संपर्क था उनसे, हमारा नंबर नहीं, हमारा नंबर और सायन का नंबर, हमारे PA का नंबर, कार्यालय है वहां पे भी सबके पास है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फोन नंबर नहीं उठे, पर अगर ऐसा होता है तब ऑफिस से वापस उनको फोन चला जाता है। व्हाट्सएप पे हम एक्टिव रहते हैं, अगर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आए तो उसको हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और ज्यादातर सेशन के टाइम पे दिक्कत होता है कम्युनिकेट करने में, क्योंकि और पार्लियामेंट में नेटवर्क नहीं चलता। हाँ, ये भी बहुत बड़ा चीज है कि पार्लियामेंट में जो है वो नेटवर्क नहीं वहाँ पे ऑपरेट करते। तो ऐसे में कार्यालय है ही, उस PA से आप बात कर सकते हैं, वो आपको सारा आपका काम प्रोसेस करा देंगे। इसके अलावा अगर कभी ऐसा हो कि नहीं हमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप दिल्ली में रहते हैं ना, आप समस्तिपुर के नहीं है इसीलिए। अच्छा, समस्तीपुर की जनता तो तुरंत पहुंच जाती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, समस्तीपुर की जनता तुरंत पहुंचेगी। मैं दिल्ली से अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन हूँ तो बिहार का ही ना। अरे नहीं, आप ये मीडिया वाले है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया आपको। वरना अच्छा, मीडिया वाले तो टाइम लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मीडिया वालों को थोड़ा टाइम लग जाता है। समस्तीपुर की जनता के लिए हमेशा अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल, मतलब सब कुछ है। समस्तीपुर की जनता अभी तक तो फिंगर्स क्रॉस्ड कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आया है कि नहीं पहुंच पाए या कुछ। ये आते हैं कि अरे आप फोन नहीं उठाए या ये, तो व्यस्तता तो बहुत, लोगों को बुरा लगता है ना फोन नहीं उठाने पे। नहीं, हम कभी कभी ऐसा होता है कि फोन नहीं उठाते और वो हमसे मिल भी लेते हैं। हाँ। अगर जैसे हम जाते तो बता ही देते कि जा रहे हैं, पूरा फेसबुक इंस्टा हर जगह रहता है, जहाँ भी जो कार्यक्रम होता है आप कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं। पर हाँ, कभी ऐसा अगर कंप्लेन हो जाता है और फिर वो मेरे सामने आते कहते हैं आप उस दिन फोन नहीं उठाए, तुम कहते हैं अरे आप व्हाट्सएप कर दिया करिए। भारत की एक बड़ी समस्या है, फोन ना उठने पे लोगों को बुरा लगता है। फोन्स बहुत आते हैं, ये चीज भी है कि बहुत फोन्स आते हैं। कभी कभी अब ऐसे भी फोन्स आते हैं कि मेरे घर के आगे गीला कचरा है, आप उसको उठवा दीजिए। अच्छा, तो अब ऐसे फोन्स भी आते हैं। 11:30 तक फोन बजते रहते हैं, 11:30 तक हम लोग फोन उठाए हैं रात के। अच्छा, बस ऐसे देखने के लिए कि आप फोन उठाती हैं कि नहीं, ये सब फोन्स भी आते हैं। स्टार्टिंग में मैंने एक ये टर्म करा, संसद भवन में जब डेस्क पे रन ये होता है, कैसा फील होता है? ऐसे मतलब, क्योंकि एक ड्रीम होता है ना लोगों, जो लोग देख रहे होते हैं, जैसे कोई नॉर्मल लोग है, वो टीवी पे देख रहा है, भाई सांसद है यार, कर रहा है, तो मतलब एक अलग भाव होता है, एक अलग चीजें होती हैं, वो आप भी समझ पा रही होंगी। तो आपको अब कैसा लगता है कि भाई अब हम जो चीज देखते थे वही चीज आज कर रहे हैं? अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग टीवी पे देखते थे लोगों को ऐसा करते हुए, आज खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी अच्छा पटना लगता वाला है आया आपका, बैठे हुए हैं। हाँ? अभी आप पटना वाला भाषा बोली, बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं तो पहले दिन एक होता है ना कि आदमी, आपने एक बार कहा है कि आपको लोग ये नहीं कहता था कि आप बिहार से हो। हाँ, आपको लोग ये कहता था, लेकिन नहीं लगता नहीं है कि तुम बिहारी हो। हाँ, लगता नहीं कि तुम बिहारी हो, ठीक है, लेकिन अभी वो बिहारी वाला टोन मेरे को सुनाई दिया। तो हम हमेशा हम ही करते हैं, मैं तो हम कभी नहीं बोले, आप पूरा इंटरव्यू देखिएगा। मैंने सुना, मेरा लैंग्वेज कभी नहीं चेंज हुआ है, जो बोलने का ढंग है, ये मेरे को बहुत प्रिटेंशियस लगते हैं ऐसे लोग जो तुरंत में नहीं, उनका हम अलग होता है। अच्छा, और हम लोग का हम अलग होता है। हाँ, लेकिन हम लोग का वो भी तो होता है, बैठे हैं। बैठे हैं, अभी जो आप बोली भसड़ हो गया। फिर
हाँ, तो ये लैंग्वेज तो बहुत प्रोमिनेंटली बाहर भी आता है मेरे भाषण में भी। हम ही मतलब वो कंफर्ट लैंग्वेज है, तो उसी में हम बात करते हैं। लैंग्वेज कभी हम लोग का चेंज नहीं हुआ है। संविधान का किताब लेके घूमती हैं? नहीं, संविधान को हम दिल में रखते हैं। क्यों किताब लेके क्यों नहीं घूमते? ट्रेंड बना हुआ है आजकल। आजकल लोग को लगता है कि संविधान को अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। संविधान उसूल होता है, संविधान विचार है, एक उसकी भी गरिमा है। उसकी भी गरिमा है। और हाथ में लेके चलने से जरूरी नहीं है कि आप संविधान के सभी विचारों को अपने में ढाल लिए। अगर आपको संविधान को फॉलो करना है तो आपको अपने कार्यों से उसको फॉलो करना है। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे भी संविधान रख देंगे तो हम संविधान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मान रहे हैं। अमित शाह जी का जो अभी हालिया बयान आया, उसको लेकर क्या मानना है आपका? उसको लेकर ही सारा तो अभी भसड़ चल रहा है ना? नहीं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। अगर आप पूरा वो क्लिप देखेंगे, हमने भी पूरा भाषण हम लोग सब बैठ के उनका सुने, और वो जो बात वो कह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि आप लोग बार बार बाबा साहब का नाम लेते रहते हैं, पर आपने उनको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वो ये बात कह रहे थे। अब उस बयान को आप तोड़ मरोड़ के तो ये भी कहा ना पेश कि फिर जितना आप बाबा साहब का नाम लेते हो, अगर आप उतना भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म तक। उनका नहीं, वो कहने का ये मतलब था कि आप दिन भर बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब करते रहते हो, पर उनको आप अपमानित करने में कोई कसर आप नहीं छोड़ रहे हो। और हम लोग के लिए तो बाबा साहब पूजनीय है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम लोग के लिए हम लोग जैसे भगवान की पूजा करते हैं, वैसे हम लोग बाबा साहब की भी पूजा करते हैं। और पूजा का यही मतलब है कि वो जो चाहते थे, वो उनके जो विचार थे, वो जो वंचित शोषित वर्ग के लिए करना चाहते थे, उनको हम लोग आगे चल करके वो अडॉप्ट करके और हम लोग अपने कार्यों में उसको ढाले। अब ये विपक्ष के लोग उसका एक स्टेटमेंट निकाल के कह रहे हैं कि बाबा साहब को अपमानित कर दिया गया है, बाबा साहब के बारे में ये बोल दिया गया। तो मेरा तो प्रश्न विपक्ष से यही है कि आपने तो कोई कसूर ही नहीं छोड़ा उनको अपमानित करने के लिए। आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपने बाबा साहब तो को विपक्ष ने क्या ऐसा काम किया है कि अपमान हो गया बाबा साहब का? अरे आप पूरा अभी पूरा संविधान के चर्चा पे लंबा चौड़ा उनको हम एक्सपोज करने का काम किए हैं। उनके 3 प्रधानमंत्री थे जो 37 साल तक देश का प्रतिनिधित्व किए थे, और आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी जो उनका विचार था, उसको बार बार ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा साहब को 2 बार कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 बार चुनाव हरवा दिए उनको। 2 बार भारत रत्न देना था तो अपने ही प्रधानमंत्री को दे दिए, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिए। जिस संविधान सभा में बैठ करके चर्चा हुई और संविधान का निर्माण हुआ, उस संविधान सभा में उनकी चित्र तक को नहीं लगने दिया। ये तो एनडीए वालों की रटी रटाई। नहीं, ये मेरा स्पीच था। नहीं, ये स्पीच आपका है, लेकिन इस आपके स्पीच से भी पहले मैंने ऐसी स्पीच सुनी है। तो ये लाइंस फैक्ट है, वो तो फैक्ट तो लोग बोलेंगे ना, इसमें रटा रटाया क्या है? ये तो फैक्ट ही है। कुछ लोगों का मैं नाम लूंगा, ठीक है? उनके बारे में सिर्फ पॉजिटिव बताना है, ठीक है? नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव। और क्या सोचती हैं पॉजिटिव उनके बारे में? चिराग पासवान जी। बहुत अच्छा तरीका है उनका सोच अपना रखने का, बहुत अच्छा वो बोलते हैं, और बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। एक लीडर में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उनमें बहुत ज़्यादा है। नीतीश जी विकास पुरुष हैं बिहार के, और बिहार को बदलने में उनका जो योगदान रहा है वो ऐतिहासिक है। मोदी जी चेंज मेकर है। मोदी जी ट्रू लीडर है। अगर कोई देश में तीसरी बार प्री पोल अलायंस में सरकार बना पाई है तो वो मोदी जी हैं। वो उनका एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि वो देश की नब्ज को पकड़ते हैं। अच्छा। और ये एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है। मतलब चिराग जी और नीतीश जी से ज्यादा आप मोदी जी की तारीफ की? पार्टी गलत तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बोले कि एक ही कुछ पॉजिटिव बोलना है। पॉजिटिव बताना है, लेकिन मतलब जिस तरीके से मोदी जी को आपने डिस्क्राइब करा और बाकी के 2 लोग, अरे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं भाई। उनके मतलब ये छोटा पोर्टफोलियो नहीं है। आप तो ये क्या ये मसाला लगाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में कुछ पॉजिटिव? हाँ, उनको ठंड नहीं लगती। क्यों? अभी ये टी-शर्ट ही पहन के घूम रहे तो ठंड नहीं लगता, तो अच्छी बात है। अच्छा, अपने पिताजी के बारे में? अरे वो मेरे लिए सब कुछ है, हम उनके लिए क्या बोलें। हमको नहीं लगता कि शब्द काफी हैं कि हम अपने पिताजी के बारे में कुछ बोलें। बातें बहुत लंबी हो गई, लव स्टोरी पे तो नहीं गए, लेकिन सायन कुणाल जी को डिस्क्राइब कर दीजिए बहुत कम शब्दों में। कम शब्दों में? सोलमेट, मेरा सोलमेट है वो। और
मतलब हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पे सुकून का पल बहुत कम ही मिल पाता है, पर सायन मेरा सुकून है। तेज प्रताप यादव जी बहुत फनी है। अच्छे लगते हैं आपको, मतलब एज इन अच्छे नहीं लगते, बिहेवियर पर वाइज अच्छे नहीं, मेरा कोई इंटरेक्शन उनसे नहीं हुआ है, interaction नहीं पर कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, पर काफी मतलब फनी है। हमको ऐसा लगता है कुछ फनी बात वो करते रहते हैं। और इनके भाई छोटे तेजस्वी जी, कुछ पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव ही बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। कुछ पॉजिटिव बोलना है तो मेहनती है, मेहनत करते हैं, मानती है मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने कैपेसिटी में जितना कोई मेहनत कर सकता है उतना मेहनत वो करते हैं, कोई गलत बात तो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं तो मेहनत तो की है। पशुपति पारस जी, उनके लिए तो ना मेरा कोई उनसे इंटरेक्शन है और ना ही हम कोई इंटरेक्शन अच्छा तो आपका तेज प्रताप यादव जी के साथ भी नहीं था। पर उनका कुछ हम जानते ही नहीं है। अच्छा, उनके तो बारे में कुछ जानते ही नहीं है। कुछ हमको ना उन पे हमको कोई अच्छा बोलना है ना हमको बुरा बोलना है, मेरे लिए इररेलेवेंट है और हम उस पे कोई कमेंट नहीं। प्रियंका गांधी जी पहली बार आई हैं वो भी वायनाड से। अच्छा तो क्या ही अच्छा हम बोले, पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। नहीं, पॉजिटिव बात बताना है, मेरी थोड़ी देना है। शुभकामनाएं नया वो पॉलिटिकल जर्नी इलेक्टोरल काफी टाइम से राजनीति में सक्रिय रही है, अपना भाषण वो देती रही है। हम अगर कुछ पॉजिटिव बोल सकते हैं तो ये बोल सकते हैं कि मेरी भी 2 छोटी बहनें हैं, तो अच्छी बहन है वो। अच्छा, बहन अच्छी है, बहन अच्छी है, बातचीत अच्छा होता है। मेरा नहीं होता उनसे, आपका नहीं होता है। मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं, क्यों झूठ बोले हम। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में कैलकुलेटिव है, स्ट्रैटेजिक है। उनसे तो बातचीत हुई होगी? मतलब पर्सनल मीटिंग में नहीं हुई है, पर हमको लगता है कि कैलकुलेटिव है, स्ट्रैटेजिक है और बहुत कैलकुलेटिव डिसीजंस वो लेते हैं। 370 हटा था तो आपको एज इन लगा था कि सही हुआ है या फिर समथिंग कुछ भी? हाँ, बिल्कुल सही हुआ है। एक देश में 2 संविधान क्यों होंगे? एक देश में एक ही संविधान है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट शैल ऑलवेज रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए ठीक है, तो चलिए, ये शांभवी चौधरी जी थी जो कि अब समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ी और अब जीत के सदन में बैठती हैं और तमाम जो समस्तीपुर के मुद्दे हैं वो वहाँ पर बताते रहती हैं, बोलते रहती हैं और कुछ हो सके समस्तीपुर के लिए बेहतर वो भी अपने सरकार से भी प्रश्न पूछते नजर आती हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।